हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ये है हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट और आज है डेट 31/1/2025 फ्राइडे। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ इसके मेन 3 टॉपिक्स कि इस चैप्टर में क्या क्या है, किस किस टाइम की बात हो रही है और क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन में इसने बोला है हमसे मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र अरब भूगोल अल इदरसी ने 1154 में बनाया था। जो पहला मानचित्र बना था वो बना था अरब भूगोल वेता अल इदरसी ने 1154 में बनाया था। उसके द्वारा बनाए गए नक्शे बड़े पैमाने का दुनिया के बड़े पैमाने मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहाँ हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका के द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2, पहले हम मानचित्र 1 की बात कर रहे थे और अब हम बात कर रहे हैं मानचित्र 2 के बारे में। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया। जो पहला मानचित्र बना था उसके 600 वर्ष बाद हमारा दूसरा मानचित्र बना था। और किसने बनाया था, याद है आप लोगों को? नहीं। दूसरा मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। प्लीज़ इस डेट को सन को याद कर लेना, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री में ऐसे ही सन ईस्वी पूछी जाती हैं। ठीक है, इस काल विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। ये चैप्टर नंबर 6 में पता चलेगा हमें कि वो कैसे कहाँ जाते थे और कौन कौन से समुद्र यात्रा के लिए कौन सा रास्ता अपनाते थे। ठीक है, इतनी ही महत्वपूर्ण बात और यह भी है कि दूसरे युग के मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं संदर्भों की विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस वाले पैसेज में ये कहना चाहता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि जो पहले इतिहासकार ने जो मानचित्र बनाया था वो बहुत अलग था, बहुत पहले बना था, और जो दूसरा मानचित्र बना था वो पहले वाले मानचित्र से 600 वर्ष बाद बनाया गया था। और आप लोग दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो पहला मानचित्र बना था अरब भूगोल वेता अल इदरसी ने बनाया था, ठीक है, 1154 में। और जो दूसरा मानचित्र था वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। और इनके बीच में कितना डिफरेंस था? 600 वर्ष का। ठीक है, अब टॉपिक फर्स्ट पे आते हैं इस बुक का। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं का संदर्भ बदलते हैं तो भाषा अर्थों के साथ क्या होता है? भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इस आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत का अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिज़हान ए रियाज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हम कौन सी सदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम 13वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं। फारसी इतिहासकार मिज़हान ए ज़िराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ है उन इलाकों में लिए गए इस्तेमाल के लिए जो दिल्ली के सुल्तान अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आप लोगों को याद है कि मैंने क्या बोला था? हम कौन सी सदी के बारे में बात कर रहे हैं? हम 13वीं सदी की बात कर रहे हैं। याद रखना ये चीज़, अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम 13वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराई ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। जब उसने इस शब्द का प्रयोग किया था हिंदुस्तान, तब उसका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इसने कौन से उसके लिए यूज़ किया था हिंदुस्तान शब्द का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे वक्त बीता उसके साथ वो क्षेत्र भी बढ़ते गए। किसमें? हिंदुस्तान के लिए। ठीक है,
लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। सॉरी, मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो पॉज हो गया था, मुझे पता नहीं चला था। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किया था। इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी की संस्कृति के वर्णन के बारे में किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द का वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव को अपने आने वाले, इसमें यह है कि विदेशी क्या होता है कि गांव में कोई भी नया इंसान आता है, मैं ऐसे समझा देती हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है। किसी भी गांव में हम ले लेते हैं, हम किसी बैकवर्ड एरिया में ले लेते हैं कि हम यूपी में गए, मान लेते हैं गांव में हम गए, वहाँ पे कोई इंसान पहुँचा, बेशक दिल्ली से ही पहुँचा, वो कहेंगे विदेशी आई है, वो विदेशन आई है, ठीक है। ऐसा ही होता है हर जगह। मानो किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो हमें उस समाज संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। अगर गांव में हम किसी और कंट्री के, किसी और देश के इंसान को भेज दे तो वो ये कहेगा ना विदेशी आया। और हम अभी भी ऐसे ही बोलते हैं, इंडिया में भी ऐसे ही बोलते हैं कि बाहर से कोई आया तो मीन्स वो विदेशी आया है, ठीक है। जो हमारी संस्कृति का ना हो, ना हमारे समाज का हो, वो हमेशा विदेशी ही कहलाता है, ठीक है। इसका ये मतलब था। को हिंद में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। विदेशी को हिंदी में परदेसी कहा जाता है और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए कभी नगरवासियों के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। अगर कोई सेम है, मैं भी हिंदू हूँ, दूसरा भी हिंदू है और हमारा कल्चर भी सेम है, तो वो मेरे लिए विदेशी नहीं होगा, बस, ठीक है। इतिहासकार और उनके स्रोत। टॉपिक सेकंड, इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए ये क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। इसे देखते हुए वह लोग अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्ता वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ये पिछली 6th क्लास की बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से लेकर 1700 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 700 से लेकर 1700 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चलती आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से ही काफ़ी भिन्न है कि इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमश सस्ता हो गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने भी लगा। लोग धार्मिक ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखक तथा उपप्रदेश, अर्जी, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों को खाते आदि लिखने में प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखगारों में रखा अभिलेखगारों में रखा जाता है। ये चीज़ शायद अभी भी है, ठीक है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को इतिहासकारों ने बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर इनके साथ ही इनका उपयोग कठिन है। कठिन क्यों है, अभी वो ये बताएंगे। उन दिन छापे खाने तो होते नहीं थे, इसलिए लिपि का नवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। जो आकृति होती है ना, उसे कहते हैं। अगर आपने कभी किसी मित्र को गृह कार्य के लिए नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी राइटिंग अलग होती है और हमारी राइटिंग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, मजबूर होकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या लिखा है, और फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में कुछ फ़र्क होता है। इस वाले पैराग्राफ में यही है कि क्या क्या फ़र्क हो सकता है। जो एक होता है जो हमने उसमें छापे खाने से छपवाया है, और दूसरा है जो हम एक दूसरे की नकल करके कर रहे हैं कॉपी से। मोस्टली बच्चे यही करते हैं अभी भी। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं शब्द
कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रहीं, प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंत में एक मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इसके बड़े गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। बाद में हमें लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलित लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार एक को ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने, दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल्य वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने अपना वृत्तांत में पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 के इतिहासकार को पहली बार वृत्तांत में जानकारी ही नहीं थी। इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत के बारे में जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि पहले के टाइम पे टेलीफोन नहीं होते ना कि हाँ भाई मैंने काम कर लिया, कॉपी ले जा। समझ आया टॉपिक अब? यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह के कहीं दबा पड़ा हुआ था। टॉपिक 3 है नए समाज और राजनीतिक समूह। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बी हैप्पी। बाय बाय।